स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है 16 ए कुल। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अकबर ने जब ये नियम लगाया 16 ए कुल, तो उसमें अबुल फज़ल ने उनका बिल्कुल बराबर से हिस्सेदारी की और इस नियम को अकबर के शासनकाल में सभी लोगों को फॉलो करना पड़ा। जबकि इसके पहले जो जहांगीर का शासनकाल था, जो अकबर के पुत्र हैं जहांगीर, उनके शासनकाल में हम लोग जिस समय वो शासन कर रहे थे, उनके नियम का बनाए गए कायदे कानून जो थे वो खास करके अपने धर्म मतलब किसी एक धर्म विशेष से वो रिलेट करते थे। लेकिन अकबर का ये मानना था कि जो भी नियम होना चाहिए, जो भी ट्रेडिशनल नियम हो या फिर जो भी पारंपरिक या फिर जो भी रूल करने वाला कायदा कानून हो, वो सब कुछ सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी भी जाति धर्म समुदाय के लिए वो स्पेशल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कि ये 16 ए कुल जो नियम है, इस अकबर ने जिनको बनाया था अबुल फज़ल के सहायता से, अगर अबुल फज़ल का साथ लेकर के, तो ये क्या था और इसमें कौन कौन सी बातों का डिस्क्राइबेशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए देखिए 16 ए कुल। जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब हिज फादर पॉलिसी ऑफ द 16 ए कुल इन द फॉलोइंग वर्ड। जहांगीर अकबर जो जहांगीर हैं जहांगीर अकबर सन, जहांगीर जो हैं अकबर के जो सन हैं, उन्होंने अकबर की 16 ए कुल की जो नीति है उसके बारे में किस तरह से बताया है। यानी कि अकबर के 16 ए कुल की नीति जो है उसको जहांगीर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है तो नीति अकबर की, लेकिन उसके बारे में बता रहे हैं कौन? जहांगीर। एज इन द वाइड एक्सपेंसेस ऑफ द डिवाइन कंपनसेशन देयर इज़ रूम फॉर ऑल द क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल द क्रीड। सो ईश्वरीय अनुकंपा की अगर हम बात करें तो ईश्वरीय अनुकंपा में विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों या फिर अनुयायियों के लिए एक जगह है। इसमें लिखा गया है कि जो भी हमारे रूल है, जो भी हमारे नियम कायदे कानून हैं, इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी कंपनसेशन के लिए, सबकी एक दैवीय मतलब हिस्सेदारी हमारे 16 ए कुल में बनाई गई है। सो इन हिज इम्पेरियल dominions, which on all the sides were limited only by the sea, there were room for the professors of the opposite religions and for the benefits, goods and bads, and the road to inferences was closed. Sunnis and Shak met in one mosque, and the Christians and the Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of the universal peace 16 ए कुल। देखिए इसमें दिखाया गया है कि इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में, यानी कि अकबर के विशाल साम्राज्य में, जिनकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, मतलब जितना भी क्षेत्र था, एक सब कॉन्टिनेंट जो था, जहाँ तक क्षेत्र भूमि की आती थी वहाँ तक अकबर ने अपना शासन स्थापित कर लिया है। तो उसी को बताया गया है कि समुद्र से जहाँ शुरू होती थी वहाँ पर इनकी जो सीमा थी वो ख़त्म होती थी। तो उसमें इन्होंने एक निर्धारित व्यवस्था बनाई थी कि जो भी विरोधी धर्म के अनुयायी हो, चाहे वो अच्छे हो, अच्छी तरह से अच्छे तरह के, या फिर अच्छे बुरे विचारों के लिए, उनके लिए एक अलग जगह बना दी गई थी। मतलब जो भी धर्म के अनुयायी हों, जो भी उनके गुरु हों, उनका 16 ए कुल में उनके लिए अलग अलग एक जगह बना दिया गया था। चाहे अच्छा धर्म हो, चाहे बुरा धर्म हो, अगर कोई भी धर्म हो तो उसके लिए एक अलग सेफ जगह था। यहाँ सहिष्णुता का मार्ग बंद था, यानी किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए या फिर किसी को कोई नीचा दिखाए, इस तरह का कोई मार्ग नहीं था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे हुआ करते थे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सिया और सुन्नी के दो मस्जिद होते हैं इस समय में। तो उस समय अकबर के शासनकाल में सिया और सुन्नी जो थे वो एक ही मज़हब में इकट्ठा हुआ करते थे, और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना भी किया करते थे। उनके सुसंगत तरीके से, यानी जो तरीका 16 ए कुल में बनाया गया था वो बिल्कुल यूनिवर्सल पीस था, यानी सार्वभौमिक एक शांति 16 ए कुल में दर्शाई गई है। देखिए कहने का मतलब है 16 ए कुल की जो व्यवस्था है वो ये है कि 16 मतलब कि आराम, और कुल मतलब हर एक धर्म, यानी हर एक वंश, हर एक धर्म को आराम मिले, ऐसा वहाँ पे व्यवस्था 16 ए कुल में किया गया था। आगे देखते हैं।
द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य जो है और उसके बाद साम्राज्य का क्या अस्तित्व था, आइए उसको देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री एफिशिएंसीज ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड द कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। इंटरनेशनल ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड एज इट इज़ द फेवर लैंड ऑफ द वेल्थ। अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक इकाई है वो सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली है, यानी कि वो आर्थिक पैसे से भी, ठीक है, और वहाँ पे जो कमर्शियल है, वाणिज्य यानी कि जो व्यवसाय हो रहा है उससे भी जो मुगल इफ़िशियंसी है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली है। यहाँ तक कि जो विदेशी यात्रियों ने भी इसे वैसा धनी देश बताया है जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित हो रहा है मुगल के शासनकाल में हमारे भारतवर्ष का देश। बट दिस सेम विजिटर वर आल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ द पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई द साइड विद द ग्रेट ऑपुलेंस। लेकिन परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ साथ मिलने वाली दरिद्रता को भी देखकर विस्मित रह जाते हैं। यानी यहाँ पर कहीं कहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है तो कहीं कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरिद्रता, गरीबी भी देखने को मिली है। द inequalities were glaring. Documents from the 20th year of the Shah Jahan region inform us that the highest ranking Mansabdar were only 445 in the number out of a total of the 8,000. These small numbers, a mere 5.6% of the total number of the Mansabdar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salary for themselves and their ट्रूपर्स। देखिए अगर हम बात करें तो शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8,000 से 445 ही थे। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मनसबदार भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। क्योंकि जो एक रेवेन्यू था ना जागीरदारी से, वो मिलना बंद हो चुका था, तो जिससे कि मनसबदारों की संख्या भी कम होने लगी थी। कुल मनसबदारों की संख्या छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उसके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब इस तरह से जितना उन लोगों को पैसा मिल रहा था, ठीक है, तो वो पैसा जो उससे अब उस पैसे से बाकी शासन भी चलाया जाता था। तो शासन के चलाने के बाद जो पैसे बचते थे वही मनसबदारों में बांटा जाता था। तो जिस तरह से कि गरीबी भी बहुत ज़्यादा इस साम्राज्य में अब धीरे धीरे फैल रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द मुगल एम्पर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम एंड सैलरी एंड गुड्स। द expenditure benefit and the artisans and the peasantry who supplied them with the goods and the products, but the scale of the revenue collection left very little for investment in the handy for the primary producer, the peasant and the artisans। अगर हम बात करें तो मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे में जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे और जो पीजेंट हुआ करते थे उनको लाभ होता था, चूँकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों जैसे किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। The poorest amongst them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in the traditional resources took the supplies to the increased productivity. The wealthier peasantry and the artisans groups, the merchants and the bankers profited in the economic world. इनमें से जो बहुत गरीब थे यानी कि शिल्पकार और जो किसान थे जो बहुत गरीब थे, वे मुश्किल से ही अपना पेट, मतलब हैंड टू माउथ का कंडीशन आ चुका था, कमाते थे खाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी सोच रहे थे, जिससे कि उनकी शिल्पकारिता में बढ़ सके, चीज़ों का उत्पादन अच्छे से कर सके, खेती जो है वो अच्छे से हो सके। तो इस तरह की सोच भी ये रख रहे थे, ठीक है। लेकिन
इसमें निवेश करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। लेकिन जो क्योंकि जिसके पास है, मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर हम एक दो इंसान के पास वो चीज़ है, चाहिए सबको, तो उसका भाव तो बढ़ ही जाएगा ना, उसका दाम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो धनी किसान थे और जो शिल्पकार थे, उनका बोलबाला था, क्योंकि वो उत्पादक को बढ़ा लेते थे, अपने लिए नई नई तरीक़ों को अपनाते थे, नई नई औद्योगिकरण से वो मशीनों को लाते थे, जिससे कि उनकी खेती में वो पैदावार बढ़ जाती थी। तो इन सब चीज़ों से उनको फ़ायदा तो होता था, लेकिन जो गरीब किसान थे और जो शिल्पकार थे, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान था। उनको हैंड टू माउथ का कंडीशन आ चुका था उनके ऊपर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय बच्चों।